हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम का जो री एग्ज़ाम है वो और हमारे जो इन एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान का कौन सा प्रकार है। तो पराविद्या और अपराविद्या ये दोनों जो हैं वो उपनिषद से ली गई हैं। तो ये दोनों ही आपके भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। इसलिए आपका आंसर ए और बी यानी कि आ और बा दोनों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो आपका आंसर है विद्यालय और कक्षा में यानी कि स्कूल और क्लासेस में। संज्ञानात्मक विकास से मतलब होता है बच्चों के ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है, उनके मस्तिष्क का विकास, जानना समझना, ये सब। तो इस सब का जो विकास सबसे ज़्यादा होता है वो स्कूल और क्लासेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान व इसकी विधियों से संबंधित है वो है ज्ञान मीमांसा। बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आपका है कि बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे जो है विद्यालय से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, घर में अपने माँ बाप से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और समाज से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए आपका आंसर है उपयुक्त सभी से। फिफ्थ क्वेश्चन है कि ज्ञान प्रसार की आवश्यक दशाएं हैं, यानी कि ज्ञान प्रसार के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक तो ज्ञान प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा सीखने वाले की इच्छा, यानी कि इच्छा होनी चाहिए सीखने की। दूसरा समझ भी होनी चाहिए उतनी कि वो ज्ञान को समझ सके। और दूसरा विषय वस्तु की समानता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है कि सूचना है। सूचना क्या है? सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो स्थिर स्वरूप होता है उसका, ठीक है। और ये आंकड़ों पर भी आधारित होती है ना, और व्यवस्थित आंकड़े होते हैं इसके। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वास का संबंध होता है। विश्वास का संबंध होता है निश्चितता से। क्यों? विश्वास का मतलब होता है कि आप पर किसी चीज़ पर अडिग विश्वास है कि अगर कोई आकर उसके बारे में कुछ बोलता भी है फिर भी आपका विश्वास उससे अडिग नहीं होता, यानी कि निश्चितता से। इसके बाद एर्थ है कि मानव निर्माण की शिक्षा का संप्रदाय जो दिया था वो किसने दिया था? ये विवेकानंद ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर है कि प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन। देखिए प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत जो है वो प्रकृतिवाद का है, ऑप्शन बी। देखिए आदर्शवाद, आदर्शवाद जो है वो प्रभावात्मक अनुशासन की बात करता है। प्रकृतिवाद आपका मुक्त्यात्मक स्वतंत्र या प्राकृतिक दंड की बात करता है कि बच्चे अगर गलती कर रहा है तो बच्चे को हम दंड ना दें, प्रकृति स्वयं उसको दंड देगी। यथार्थवाद क्या कहता है? यथार्थवाद ये कहता है कि बच्चे को स्नेह प्यार और सहानुभूति द्वारा उसमें अनुशासन स्थापित किया जाए, यानी कि बच्चे को प्रैक्टिकली समझाया जाए कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए नहीं अच्छा है। इस प्रकार से अनुशासन स्थापित करना। प्रयोजनवाद क्या कहता है? प्रयोजनवाद जो है वो सीमित मुक्त्यात्मक या प्रभावात्मक, या ये कह लीजिए इन दोनों का मिला जुला स्वरूप की अनुशासन की वो बात करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल थे, महर्षि कपिल, ठीक है। गौतम ऋषि थे वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और जो गौड़पद थे इनका भी जो दर्शन जो है वो अद्वैतवाद पर ही आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? वो आपकी क्यूरियस से हुई है, ठीक है। फिर है कि पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का योग है। पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोनों जो है वो करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या का ये योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार का संबंध है। पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार यानी कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इन सब का जो संबंध है वो विचारों से है, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर है कि पाठ्यचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन जो है आपको मुनरो ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या के घटक हैं। देखिए उद्देश्य,
शिक्षण व्यू रचना और मूल्यांकन, ये तीनों ही जो हैं आपके पाठ्यचर्या के घटक होते हैं। इसलिए आपका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। फिर है कि पाठ्यवस्तु भाग है। पाठ्यवस्तु यानी कि कंटेंट, कंटेंट जो है वो करिकुलम का भाग होता है। किसका होता है? पाठ्यचर्या का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पाठ्यचर्या का प्रारूप विषय वस्तु पर आधारित है। विषय वस्तु पर जो आधारित होता है वो है विषय केंद्रित प्रारूप। ठीक है, अब देखिए विषय केंद्रित पाठ्यचर्या क्या होती है कि विषय केंद्रित पाठ्यचर्या की सर्वोत्तम शुरुआत यूनानी तथा रोम के विद्यालयों में लागू करके की गई थी। इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत पुस्तकों को अधिक बल दिया जाता है, यानी कि जो विषय केंद्रित करिकुलम जो रहता है इसमें हम किताबों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए इसको हम पुस्तक आधारित या पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या भी कहते हैं। यानी कि जो विषय केंद्रित पाठ्यचर्या है इसको हम पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या भी कह सकते हैं। और इस पाठ्यचर्या में विषय वस्तु पूर्व निर्धारित होती है, यानी कि किताबों में जो कंटेंट दिया रहता है वो पहले से निर्धारित रहता है तथा प्रत्येक विषय हेतु समय सीमा भी निर्धारित रहती है। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या क्या होती है कि यह पाठ्यचर्या संपूर्ण रूप से आनुभविक दर्शन पर आधारित है। ठीक है, और बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में पूर्ण रूप से सहायक है। और इस पाठ्यचर्या का प्रथम विचार प्रोफेसर फमाल द्वारा किया रखा गया था। इस पाठ्यचर्या की शुरुआत प्रथम बार अपने विद्यालय में जॉन डेवी जो थे उन्होंने की थी। ऐसे पाठ्यचर्या का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है और योजना जो पद्धति रहती है ये सभी किसके उदाहरण है? ये सारी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का उदाहरण है। यानी कि सीधे शब्दों में बाल केंद्रित पाठ्यचर्या में हम बालक को सेंटर में रखते हैं, बालक की रुचि, आवश्यकता, बालक क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता है। ठीक है, और उस पर स्वतंत्र रूप से कि वो उसका मन है पढ़ने का तो क्लास में बैठे, नहीं है मन खिड़की के बाहर देख रहा है तो देख रहा है। तो ये सब जो है वो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या के उदाहरण है। फिर है कि अनुभव केंद्रित अथवा क्रिया आधारित पाठ्यचर्या, ये क्या होती है कि इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत बालक के विकास हेतु अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे बालक को अनुभव हो तथा जीवन जीने योग्य बन सके। अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के विश्लेषण पर आधारित होती है। ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड जो पाठ्यचर्या होती है उसको हम अनुभव केंद्रित या क्रिया आधारित पाठ्यचर्या कहते हैं। यानी कि कोई कार्य है या कोई भी जो क्रिया हम करते हैं, एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसके वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमको नुकसान देगी भविष्य में। ठीक है, तो इस तरीके की जिस तरीके के जो अनुभव होते हैं इन अनुभवों पर जो पाठ्यचर्या आधारित होती है उसको हम अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या कहते हैं। फिर है कि व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यचर्या, ये कैसी होती है कि बढ़ती तकनीकी और विज्ञान से विषय के अंतर्गत ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का प्रादुर्भाव हुआ है जिससे विषय वस्तु और अधिक दिनों दिन व्यापक होती जा रही है। इस पाठ्यचर्या में समान प्रकरण वाले विषयों को एक विषय में शामिल किया जाता है। इसमें विषयों में सह संबंध का भाव रहता है। यहाँ पर विषय को संपूर्ण इकाई माना जाता है, जैसे अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास तथा भूगोल को मिलाकर एक विषय समाज शास्त्र बनता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान को मिलाकर एक विषय विज्ञान बनता है। यानी कि व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यचर्या में हम क्या करते हैं कि कई तरीके के सब्जेक्ट हैं लेकिन वो सब्जेक्ट एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। यानी कि इसके टॉपिक जैसे कि पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण और भूगोल ओवरलैप करते हैं, और अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, इन सब के भी जो कंटेंट जो रहता है, जो टॉपिक रहते हैं वो भी ओवरलैप करते हैं। तो इनको मिक्स करके या इनको एक करके एक विषय बना देना, ये आपका व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एकीकृत पाठ्यचर्या। इसमें क्या होता है कि 20वीं शताब्दी में इस पाठ्यचर्या का प्रतिपादन हुआ। मनुष्य का मस्तिष्क ज्ञान को छोटे छोटे इकाइयों के रूप में ग्रहण नहीं करता बल्कि इसे संपूर्ण इकाई के रूप में ग्रहण करता है, और यह मूल आधार है कि इस पाठ्यचर्या का सबसे पहले अमेरिका में इस पाठ्यचर्या का प्रारंभ हुआ। विभिन्न विषयों का अलग अलग नहीं बल्कि समग्र रूप में अध्ययन इस पाठ्यचर्या की विशेषता
तो सीधे तौर पर एकीकृत पाठ्यचर्या से मतलब ये होता है कि हमें कई सारे सब्जेक्ट बच्चों को सिखाने रहते हैं। जैसे हमें साइंस है, मैथ है, सोशल स्टडी है, ठीक है, मोरल साइंस है। इन सारे सब्जेक्ट को अलग अलग स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर हम डिवाइड कर देते हैं कि कितना पोर्शन किधर हमको बच्चे को सिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम पाठ्यचर्या तैयार करते हैं बच्चों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट मिलाकर, इसको जैसा कि आजकल स्कूल में पढ़ाया जाता है, हर एक सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाया जाता है शुरुआत में, तो इस तरीके की जो पाठ्यचर्या होती है इसको हम कहते हैं एकीकृत पाठ्यचर्या, ठीक है। फिर है समन्वित संबंधित पाठ्यचर्या, कि छात्र अधिक से अधिक विविध ज्ञान रखने वाले बन सके, यह इस पाठ्यचर्या का मूल उद्देश्य है। इस पाठ्यचर्या में जीवन संबंधी बहुत से तथ्य जैसे गृह एवं पारिवारिक समस्या, उचित पोषण, घरेलू समस्या, साथ ही साथ विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में हुए विकास को इस पाठ्यचर्या में शामिल किया जाता है। और निम्नलिखित कुछ ऐसे प्रकरणों को बताया गया है जो इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब जैसे कि भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास, अपनी पहचान को पोषित करने के लिए आवश्यक विषय सामग्री, ठीक है, भारत की सामान्य संस्कृति विरासत, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, विज्ञान प्रवृत्ति या पर्यावरण। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक को बच्चे को पढ़ाना जो कि बच्चे के लिए आवश्यक है जानना, इस ये सब आता है समन्वित संबंधित पाठ्यचर्या के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया आधारित पाठ्यचर्या के पिता कहे जाते हैं। क्रिया आधारित पाठ्यचर्या यानी कि प्रयोजनवाद के जो जनक है वो कौन है? जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता का निर्धारण होता है। देखिए पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता का निर्धारण जो है वो एवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन द्वारा ही होता है, ठीक है। ये हमने बच्चे को पढ़ाया तो बच्चे कितना सीखा, कितना वो उसके लिए लाभदायक रहा, ये सारे को जो है वो मूल्यांकन द्वारा ही पता चलता है। फिर है कि माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को कोर्स ए व कोर्स बी में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया था? ये जो है वो हंटर कमीशन, ठीक है, जो जो फ्रीडम से पहले जो हंटर कमीशन आया था, शिक्षा आयोग जो बना था लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में, उसके द्वारा ये सुझाव दिया गया था। फिर है कि पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने में उपयोग होने वाली विधि है। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन निदानात्मक, रचनात्मक, योगात्मक, ठीक है, ये सारे ही जो आपके हैं ये सारे एवेल्यूएशन के मेथड है, तो आपका उपयुक्त सभी ये सही है, ठीक है। फिर है शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है। शिक्षण शास्त्र का जो संबंध होता है वो शिक्षण विधियों से होता है, ठीक है, किससे होता है? शिक्षण विधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? माध्यमिक स्तर पर यानी कि जो बच्चे कक्षा 9 से 12 में जो रहते हैं उन बच्चों का जो माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम होता है वो होता है कार्य अनुभव प्रदान करना, ताकि जो वो उच्च शिक्षा जब ग्रहण करें, विश्वविद्यालय शिक्षा जब ग्रहण करें, तो उनको इतना पता रहे कि उनको आगे क्या करना है और अपने हिसाब से वो रुचि के अनुसार आगे अपना कोर्स ज्वाइन कर सकें। फिर है पाठ्यचर्या व्यवस्थापन का उपागम निम्न में से कौन सा नहीं है? वो है आपका समस्या समाधान उपागम। ये जो है ये पाठ्यचर्या व्यवस्थापन के उपागम के अंतर्गत नहीं आता। फिर है कि निम्न में से कौन छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थक नहीं था? प्लेटो जो है वो आदर्शवादी थे, ठीक है, ये छात्र केंद्रित शिक्षा के समर्थक नहीं थे, ये आदर्शवाद का समर्थन करते थे। के गांधी भी आदर्शवादी थे, लेकिन ये जो है छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते थे। बाकी ड्यूवी और मॉन्टेसरी के बारे में हम जानते हैं। ड्यूवी जो है वो प्रयोजनवादी थे। मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में भी हम जानते हैं। ये सारी छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते थे। फिर है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? वो हुई है स्कूल से, ठीक है, किससे हुई है? स्कूल से। द एजुकेशनल स्कूल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्कूल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लीजर।
फिर है विद्यालय के क्या कार्य हैं। देखिए, विद्यालय का बौद्धिक विकास करना, चरित्र का विकास करना और सामाजिक विकास करना, ये तीनों ही कार्य विद्यालय के कार्यों में आते हैं, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय संगठन की क्या विशेषताएं हैं। देखिए जी, आंसर में आपका अभाव नहीं होगा, यहाँ वो विशेषता पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से जो आपका रहेगा वो आंसर आपका रहेगा भाव। ठीक है, सहयोग का भाव, अभाव नहीं, भाव, ऑप्शन बी। फिर है कि निम्नलिखित में से किसने POST CORB सूत्र द्वारा प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किया। वो थे गुलिक। ठीक है, ऑप्शन सी गुलिक। कैसे, देखिए, द मॉडल वॉज डेवलप्ड एंड डिस्क्लोज्ड बाय लूथर गुलिक एंड लिंडेल उर्विक इन 1930। ठीक है, इसका मतलब क्या है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, देन रिपोर्टिंग और बजटिंग। ठीक है, इसका पूरा जो मतलब है। फिर है कि शैक्षिक प्रशासन का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है। वो नहीं है वो विशिष्ट प्रशासन। बाकी लोकतांत्रिक प्रशासन और निरंकुश प्रशासन, ये आपके शैक्षिक प्रशासन के प्रकार हैं। ठीक है, इसमें जो आंसर दे रखा है वो गलत है। इस विशिष्ट प्रशासन इसमें नहीं आएगा, बल्कि लोक ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों ही आपके शैक्षिक प्रशासन के प्रकार हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो है सी, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। फिर है कि शैक्षिक व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं हैं। शैक्षिक व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं हैं सकारात्मक दृष्टिकोण, जवाबदेही और प्रतिबद्धता। ये तीनों ही आपकी शैक्षिक व्यवसाय की विशेषता के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक प्रशासन प्रक्रिया का जन्मदाता कौन है। वो है हेनरी फेयोल। ठीक है, ऑप्शन बी हेनरी फेयोल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, हेनरी फेयोल ने संगठन, इनको हम संगठन के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं, या प्रशासन के ये 14 सिद्धांत जो दिए थे फेयोल ने, उनके नाम से ये जानते हैं। ठीक है, कार्य विभाजन, प्राधिकार उत्तरदायित्व, अनुशासन, समादेश की एकता, दिशा की एकता, सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता, परिश्रमिक केंद्रीकरण, स्कॉलर चेन, स्थापना, समानता, कार्यकाल की स्थिरता, पहल, एस्पिरिट द कोर। आपसे अगर ऑप्शन में पूछेगा तो इनके नाम पूछ सकता है कि इनमें से कौन से जो हैं वो उनके 14 सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं या कौन सा नहीं आता है। फिर है ये एक और है, फेयोल ने गैंग प्लांक, ठीक है, क्या दिया था इन्होंने, गैंग प्लांक नाम का विचार भी इन्होंने दिया था। ठीक है, ये क्या था कि इन्होंने संगठन के काम को बेहतर बनाने के लिए, कि औपचारिकता संगठन के काम के लिए बाधक हो सकती है, इसीलिए उन्होंने गैंग प्लांक की पद्धति को, यानी कि ये जो है पदानुक्रम और मध्यवर्ती परतों को तोड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने इसको कैसे समझाया कि अगर डी संचार के सिद्धांत का अनुसरण करता है और यदि डी को जे के साथ संवाद करना है तो उसे सी, बी और सभी स्तरों को पार या कवर करने के माध्यम से सभी 5 का पालन करना होगा। यानी कि मान लीजिए संगठन में कोई व्यक्ति सबसे निचले स्तर पर है, उसको सबसे उच्च स्तर पर जो ऑफिसर बैठा है उससे बातचीत करनी है, तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सिद्धांत में ही नहीं है। वो क्या करेगा, जो लोअर ग्रेड के ऑफिसर्स है उनसे बात करेगा। ठीक है, वो उन अपने और आगे के ऑफिसर से बात करेंगे, तो इस तरीके से उसकी बात जो है पहुंचाई जाएगी। तो इसी का जो है तोड़ था गैंग प्लांक। ठीक है, क्या है, इसको फेयोल ने नाम दिया गैंग प्लांक। कि हालांकि ये संभव है कि एक गैंग प्लांक के माध्यम से हम अपने तत्काल वरिष्ठ को कवर करते हैं या कनेक्ट करते हैं, यानी डी जो है डायरेक्ट वो जैसे जुड़ सकता है, उसको ऐसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेयोल ने जो सिद्धांत दिए उसके अनुसार जो सिद्धांत उनका ये कहता है कि जो लोअर ग्रेड पर जो काम कर रहा है वो अपर ग्रेड तक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उसको स्टेजेस से गुजरना होगा, यानी कि अपने ऊपर के ऑफिसर से बात करनी होगी, फिर वो अपने ऊपर के ऑफिसर से बात करेगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे काम में डिले होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम गैंग प्लांक का इस्तेमाल करके डायरेक्ट जो है जिससे हमें बात करनी है, जिससे हमें बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हम डायरेक्ट बात कर सकें, तो उसको इन्होंने गैंग प्लांक का नाम दिया।
उसके बाद है आपका कि प्रजातांत्रिक प्रशासन आधारित है। प्रजातांत्रिक प्रशासन जो है आपका आपसी समझ पर आधारित है, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपनी आपसी सोच समझ पर आधारित होता है। फिर है कि समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण जो है वो है विद्यालय, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। निर्देशन और परामर्श द्वारा। निर्देशन और परामर्श की जो सेवाएं दी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती हैं कि विद्यार्थियों के कैरियर संबंधी, तनाव संबंधी जो भी उनको समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। फिर है कि कर्मचारी प्रदर्शन का अधिकृत व्यक्ति होता है। प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल जो होता है वो इसके लिए जवाबदेही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा आकलित कर सकते हैं। इसमें बुक में ना दो ऑप्शन इसमें से कटे हुए हैं, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है प्रधानाचार्य सीखने के परिणाम, ये कह रहा है कि सर्वोत्तम किसके द्वारा आकलित किया जा सकता है, वो है सीखने के परिणाम द्वारा, ठीक है। बच्चा सीख के क्या निकल रहा है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम जो है वो सीखने के परिणाम द्वारा हम आकलित कर सकते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, वो है क्रियाशीलतावाद, ठीक है। बच्चे को करके सीखना, कि हर कार्य जो है वो बच्चा जो है वो प्रैक्टिकली सीखे, ये आपका आता है क्रियाशीलतावाद में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता देता है अधिगमकर्ता को, लर्नर को, वो क्रियाशीलतावाद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है, वो है आपकी प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, ठीक है, डेमोक्रेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित तो होना चाहिए। श्रेष्ठ श्रोता, यानी कि जो प्रिंसिपल जो रहता है, प्रधानाचार्य जो रहता है उसको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, कि जो बच्चों की समस्याएं हैं, टीचर्स की समस्याएं हैं, या जो कर्मचारी स्कूल में काम कर रहे हैं उनको वो उनकी समस्याओं को वो अच्छे से सुने। अच्छा शिक्षाविद भी होना चाहिए उसको। दूसरा, उत्तरदायित्व निर्वाह की योग्यता भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। देन है विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था प्रधानाचार्य द्वारा भी की जाती है और टीचर द्वारा भी की जाती है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। बच्चे को मानसिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से जितना अच्छे से अच्छा उसके व्यक्तित्व का हम विकास कर सकते हैं वो करना। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है। कक्षा शिक्षण, क्लास में जो टीचिंग होती है, जो पढ़ाया जाता है, वो आपका पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है, वो है आपका शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति है तो उपयुक्त कदम उठाना, ये जो है आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य में नहीं आता है। फिर एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मातृभाषा, मातृभाषा को जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण करने की प्रणाली को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के, ठीक है, और ओलम होती है हिंदी में। ये जो हमारे जो परंपरागत प्रतीक हैं इनके माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भाषा। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल क्लाइमेट का एक कारक है। स्कूल क्लाइमेट यानी कि स्कूल का जो वातावरण है उसमें जो फैक्टर काम करते हैं वो सुरक्षा भी है, शिक्षण और अधिगम का भी वातावरण है। दूसरा, पारस्परिक संबंध, ठीक है, टीचर स्टूडेंट में, टीचर प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल और उसके कर्मचारियों में। तो ये सारे फैक्टर जो है वो स्कूल क्लाइमेट के जो दायरे में आते हैं, इसीलिए आपका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नेतृत्व की मुख्य विशेषताएं है। ये इसमें सहयोग में विश्वास, आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये दोनों ही आपके, और दूसरा ये आपका समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों ही आपके जो है नेतृत्व की मुख्य विशेषता के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखिए
कि एक सफल, प्रभावशाली एवं दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता में प्रभावात्मक शारीरिक गठन, बौद्धिक कुशाग्रता, कल्पना, संयम, नैतिक आचरण, आदर्श चरित्र, संतुलित स्वभाव, प्रेरणा, आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व, प्रोएक्टिव अप्रोच, सामाजिक कुशलता, उत्तरदायित्व निर्वाह, सहयोग की भावना, भाषण कौशल तथा सहयोगियों का हित चाहना, ये सारे जो है एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको जो भी अगर पॉइंट्स देखने को मिलते हैं तो आप उसके हिसाब से आंसर को अपना टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा विषय है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस विषय को राज्य और केंद्र दोनों मिलकर देखते हैं। ठीक है, वो आपका आता है समवर्ती सूची में। ठीक है, संघ सूची जो आपका केंद्र सरकार देखती है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं जो कि राज्य सरकार देखती है, लेकिन समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देखती है। तो जो शिक्षा जो है 1976 तक जो है वो केंद्र सरकार का विषय रहा करती थी, लेकिन 1976 के बाद बदलाव हुआ। उसके बाद जो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय बन गई, यानी कि शिक्षा के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फैसला लेते हैं। फिर है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को कहा जाता है मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग। ठीक है, जो 1952 में आया था। भारतीय संविधान में 86वां जो संशोधन है वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। किस लिए हुआ था ये आपका हुआ था जो राइट टू एजुकेशन जो आया था। जो 86वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? वो ये राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार से। ये क्या था? ये क्या कहता है कि एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल द एज ऑफ 6, यानी कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे उनको फ्री एजुकेशन की ये बात करता है। फिर है कि एनकेसी से क्या अभिप्राय है? एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। एनसीएफ 2005 क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे। ठीक है, फर्स्ट जो थे वो कौन थे? सैम पित्रोदा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को, ये प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को शांति शिक्षा दी जानी शुरू कर दी जाती है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में निम्न में से कौन से भाषा सूत्र के शिक्षण की वकालत की? त्रिभाषा सूत्र को इसमें अपनाया गया है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। नेक्स्ट आरटीआई एक्ट 2009 के द्वारा निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया गया है? वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है आरटीआई एक्ट 2009 से तात्पर्य है, ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट है कि एनसीएफटी 2009 से संबंधित है, ये आपकी शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षक शिक्षा से। बिना बोझ के सीखना, ये एनसीएफ 2005 का टॉपिक था। फिर है कि निम्न में से ई अधिगम में कौन सा माध्यम का उपयोग किया जाता है? ई अधिगम यानी कि जो हम प्रिंटिंग मटेरियल, संप्रेषण माध्यम का प्रयोग करते हैं, दृश्य माध्यम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ई माध्यम में हम इन सब का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो है उपयुक्त सभी। फिर टोली शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? जो दल शिक्षण होता है, टीम टीचिंग होती है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये सहयोग पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें जो है 2 या 2 से अधिक टीचर जो है वो मिलकर पढ़ाते हैं बच्चों को। फिर व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? स्किनर थे। जो क्रिया प्रसूत अनुसंधान जो उन्होंने नियम दिया था स्किनर ने, वो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली पर आधारित था। फिर है निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का आधुनिक उपागम नहीं है? वो लेक्चर विधि। लेक्चर विधि जो है वो उच्च शिक्षा यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, ये जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा का आधुनिक उपागम नहीं है। बाकी सहयोगी अधिगम, टोली शिक्षण, समकक्षी शिक्षण, ये आपकी जो है बाल केंद्रित शिक्षा के उपागम कहे जाते हैं। फिर है कि निजी शिक्षा एजेंसियों पर नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही होता है। उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है एनजीओ। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
देन नेतृत्व के प्रकार हैं, तीनों ही है, निरंकुश, लोकतांत्रिक और हस्तक्षेप रहित। ठीक है, ये तीनों ही आपके नेतृत्व के प्रकार हैं। इससे पहले भी नेतृत्व से संबंधित क्वेश्चन था, उसमें आंसर गलत दे रखा। ठीक है, और इसमें आंसर बिल्कुल सही दे रखा है। ये तीनों ही आपके नेतृत्व के प्रकार हैं। ठीक है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, इसको बोलते हैं लेजर फेयर। ठीक है, हस्तक्षेप रहित नेतृत्व, ये तीनों आपके जो है नेतृत्व के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपको ऑप्शन डी इसमें सही है। नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज टेरी ने। किसने दिया था? जॉर्ज टेरी। फिर है कि निम्न में से कौन सी शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है? वह है शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण। जो इंसान को जो इलिटरेट है उसका स्कूल पर नियंत्रण हो जाए तो वो समझ नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाएगा। फिर है कि विद्यालय में प्राचार्य की भूमिका होती है। विद्यालय में जो प्रधानाचार्य या प्राचार्य प्रिंसिपल होते हैं उनकी भूमिका प्रशासक की भी होती है, नेतृत्व की भी होती है, पर्यवेक्षक की भी होती है। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अनुशासन का क्या अर्थ है? अनुशासन का मूल्यों का अवलोकन करना, नियमों का पालन करना, मानकों का अनुसरण करना, ये तीनों ही अनुशासन के अर्थ में लिए जाते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? विद्यालय का आंतरिक अनुशासन जो है वो प्रधानाचार्य द्वारा बनाए रखा जाता है। अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं, दंड है, उपचारात्मक है। दो ऑप्शन इसमें भी आए नहीं है, लेकिन ये दोनों ही जो हैं वो अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है? वो है आपका असंतोष की भावना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। देखिए, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका प्रबंधक की होती है। ठीक है, केवल निर्देशक की नहीं होती है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक शिक्षक के क्या गुण हैं? मित्रवत व्यवहार, विषय पर स्वामित्व, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, ये तीनों आपके शिक्षक के गुणों के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट मूल्यांकन उपागम दिया है, ये दिया है बीएस ब्लूम ने दिया है। किसने दिया है? बीएस ब्लूम ने। नेक्स्ट शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? वो है नियंत्रण करना। ठीक है, कंट्रोल करना, ये जो है आपका शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान में नहीं आता, स्टेप में नहीं आता। नेक्स्ट है शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है? वो है शिक्षण अधिगम प्रबंधन। ठीक है, शिक्षक जो है वो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग हैं। निर्देशन सेवाएं जो है वो पाठ्यचर्या का भाग होते हैं। ठीक है, करिकुलम का ये भाग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है? वो है क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि। ठीक है, ये जो है वो शिक्षक के मूल्यांकन के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये जो है शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं के लिए क्रमबद्ध निरीक्षण विधि। ठीक है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक जिसको बोलते हैं, इसको हम प्रयोग में लाते हैं। इसको हम अंतःक्रिया विश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःक्रिया विश्लेषण। ये किसने दी थी? ये फ्लेंडर ने दी थी, नेडे फ्लेंडर ने दी थी, 1959 में दी थी। ठीक है, कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की है जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से करती है। ठीक है, इसको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो शिक्षक कथन, टीचर टॉक, टीचर बोल रहा है, फिर बच्चे बोल रहे हैं, और दूसरा मौन या विभ्रांति, यानी कि टीचर ने कुछ बोला, बच्चों ने उसको समझा, बच्चे बोले, उसके बाद साइलेंस रहा, यानी कि बच्चे उसको समझ पाए, नहीं समझ पाए तो कन्फ्यूजन पैदा हुआ। तो इन्होंने इसको जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। आपसे अगर पूछा जा सकता है तो वो यही पूछा जा सकता है कि जो फ्लेंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उसमें कितने भाग हैं? वो है शिक्षण कथन, छात्र कथन और मौन या विभ्रांति। ठीक है, या अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली किसने दी थी? फ्लेंडर ने दी थी। नेक्स्ट है कि जवाबदेही के घटक क्या है? वो है उत्तरदायित्व, कार्य की गुणवत्ता और कार्य संपादन की समीक्षा, ये तीनों ही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है।
विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही शिक्षक की भी है, प्रबंधक की भी है और प्रधानाचार्य की भी है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, समांतर पर आधारित है, ये स्वतंत्रता पर आधारित है और सहयोग की भावना पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है दंड के क्या सिद्धांत हैं। देखिए, निषेधात्मक, अवरोधात्मक और सुधारात्मक। ठीक है, ये तीनों ही दंड के सिद्धांत हैं। इसके अलावा और हैं, एक तो है उदाहरणात्मक। ठीक है, उदाहरणात्मक और सुधारात्मक आपका इसमें दिया है। टोटल 4 होते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया अवरोधात्मक, सुधारात्मक, निषेधात्मक और एक और होता है आपका उदाहरणात्मक। ठीक है, ये 4 होते हैं आपके जो दंड के सिद्धांत में आते हैं। इसके अलावा एक और है बस उदाहरणात्मक। ठीक है, जो उदाहरणात्मक करके आता है ये भी आपका दंड के सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट है, और निषेधात्मक को हम प्रतिकारात्मक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। ये आपका हेमन ने बोला है। किसने बोला है? हेमन का ये कथन है। नेक्स्ट है कि एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है। वो है निरंकुश अनुशासन। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता क्या है। आशावादी दृष्टिकोण, प्रशासनिक योग्यता, लोकतांत्रिक व्यवहार, ये तीनों ही आपके शैक्षिक नेतृत्व की विशेषता में आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों की चौमुखी विकास। ये आपको किसने बोला? ये महात्मा गांधी का कथन है। किसका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये किसने कहा? ये जॉन ड्यूबी का कथन है। एडम्स ने बोला है कि शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। ये आपका बौद्ध दर्शन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान के स्रोत है। तार्किक चिंतन, अंतःप्रज्ञा, प्रत्यक्षीकरण, ये तीनों ही यहाँ पे ज्ञान के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि दर्शन जो यह विश्वास करता है कि सभी ज्ञान का स्रोत ईश्वर है, वो आदर्शवाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रचनावाद क्या है। रचनावाद जो होता है वो ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, क्या है? ज्ञान का स्रोत है। फिर किसने कहा कि ज्ञान विचारों की एकीकृत पूर्ण प्रणाली है? कांट का कथन है ये। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है। वो कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सीखना जो है वो जीवन भर चलता है। नेक्स्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार 5 होते हैं। फिर है कि ज्ञान जो स्थानीय वातावरण से प्राप्त हो सके कहा जाता है। स्थानीय वातावरण से प्राप्त होने वाले ज्ञान को हम स्थानीय ज्ञान कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके कुछ टॉपिक हैं जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। पहला तो है ज्ञान क्या है। ज्ञान है, देखिए, ज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ज्ञा धातु से हुई है। किससे हुई है? ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, बोध, साक्षात अनुभव एवं प्रकाश। अर्थात ज्ञान वह है जिसमें किसी तथ्य, वस्तु, क्रिया, पदार्थ को उसी रूप में समझा जाता है जिस रूप में वह है। दूसरा, ज्ञान के साथ कुछ अन्य शब्द भी जुड़े रहते हैं, जैसे अधिगम, सूचना, ज्ञात और निश्चित विश्वास। ठीक है। अब पहला कि अधिगम। अधिगम क्या होता है कि ट्रेनिंग या खुद से सीखी गई जानकारी अधिगम है। लर्निंग क्या है? हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं या खुद से हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, इसको हम कहते हैं अधिगम, लर्निंग। निश्चित विश्वास, अस्योर्ड बिलीफ, ये क्या होता है कि किसी व्यक्ति का अधिक अनुभव या किसी विषय पर चिंतन जिससे व्यक्ति का एक विश्वास बन जाता है, वह भी ज्ञान है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसको किसी कार्य का बहुत अधिक अनुभव हो गया है या वो किसी विषय पर उसका इतना चिंतन है कि उसको विश्वास हो गया है कि ये इसी तरीके से कार्य होता है, तो इसको बोलते हैं निश्चित विश्वास। ठीक है, ये भी आपका ज्ञान का जो है वो प्रकार होता है। फिर आपका सूचना। सूचना क्या होती है? ये वस्तु, स्थान, व्यक्तियों, घटनाओं, समय, पर्यावरण, आर्थिक सूचना एकत्रित करना, दूसरों को सूचनाएं देना भी, ये क्या है? ये भी ज्ञान ही है।
ठीक है। आपका देखिए अधिगम भी ज्ञान है, निश्चित विश्वास भी ज्ञान है, सूचना भी ज्ञान है। सूचना दो प्रकार की होती है, एक तो मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है। और सूचनाओं का मानसिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं होता, ये सबसे निम्न श्रेणी का ज्ञान कहा जाता है। सूचना जो है वो सबसे निम्न श्रेणी का ज्ञान कही जाती है। ठीक है। अब क्योंकि सूचना जो है वो कोई अशिक्षित व्यक्ति भी रहेगा, वो भी सूचनाएं जो है उसके पास रहती हैं, वो भी सूचनाओं का प्रसार कर सकता है आराम से। ठीक है। इसीलिए सूचना जो है निम्न श्रेणी का ज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान जो है जानने के रूप में या ज्ञात, यानी कि ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह मध्यम श्रेणी का ज्ञान है। ठीक है। आपसे अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा तो यही पूछा जा सकता है कि सूचना किस श्रेणी का ज्ञान है, या निम्न श्रेणी का ज्ञान कौन सा, मध्यम श्रेणी का ज्ञान कौन सा है। तो मध्यम श्रेणी के ज्ञान में कहा जाता है ज्ञात, ज्ञात या नो। ठीक है। नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ नोइंग या नो। ठीक है। इसको हम कहते हैं मध्यम श्रेणी का ज्ञान। विभिन्न शब्दों को हम अर्थ प्रदान करते हैं। यह वास्तविकता तथा सच्चाई को दर्शाता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता जबकि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, यह हमें ज्ञात है। ठीक है। यह सच्चाई है कि ये जिसे सभी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से अन्य बातों को सोचना और यह जानना कि यह संभव है और यह संभव इस प्रकार की प्रक्रिया से मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। यानी कि जो चीज़ हमें ज्ञात है कि हमें मालूम है कि पक्षी उड़ सकते हैं, इंसान नहीं उड़ सकते, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ये हमें सब ज्ञात है। तो ये सब भी किसके अंतर्गत आता है, ये सब भी आपका ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्योंकि जब हमें ये मालूम है कि कोई व्यक्ति नहीं उड़ सकता है लेकिन पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है। इसको हम सभी स्वीकार करते हैं। अब इन बातों को हम सोचते हैं, इनको जानते हैं। ठीक है। ये किस प्रकार से संभव है कि पक्षी उड़ पा रहे हैं, इंसान नहीं उड़ पा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, जो चीज़ हमें ज्ञात है उससे हमारे मानसिक परिवर्तन होता है, क्योंकि हम इसका चिंतन शुरू करते हैं। इससे हमारी क्या होता है, मानसिक वृद्धि होती है। इसीलिए इसको हम मध्यम श्रेणी का ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है विचारों को आगे बढ़ाने का काम करता है। फिर है आपका ज्ञान बोध के रूप में, विजडम भी इसको बोला जाता है। ठीक है। नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फॉर्म लिख गया, फॉर्म है। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का ज्ञान वृद्धि मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ आती है। ठीक है। यह सूचना और जानना पर आधारित होते हुए भी बुद्धिमत्ता मानवीय जीवन के अनुभव की चिट्ठी है। देखिए जो बुद्धिमत्ता है या बोध है वो आपका सबसे उच्च स्तर का ज्ञान है। ठीक है। ये किससे आता है, सूचनाओं से, जो हमें ज्ञात है उससे। विचार हमने अपने अंदर विचारों में चिंतन किया, उसके बाद हमारे अंदर बोध उत्पन्न हुआ, हमारे अंदर विजडम उत्पन्न हुआ। ठीक है। ये सबसे उच्च स्तर का ज्ञान कहा जाता है। फिर है आपका, देखिए ये है बच्चों में ज्ञान निर्माण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इन चिल्ड्रन। इसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं पहले भी इसमें कंप्लीट करा चुकी हैं, जो पहले जो वीडियोस मैंने बनाए थे, फिर भी मैंने इनको एक साथ इसमें ले लिया है। फर्स्ट है अनुभववादी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्पिरिज्म, कि ये किस पर आधारित है। ये जो अनुभववादी सिद्धांत है इसके जनक थे जॉन लॉक। ठीक है। ये कहते हैं, इनका ये मानना है कि जो ज्ञान जो होता है ना वो एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। ठीक है। ये नहीं मानते कि बुद्धि हमको जन्म से मिली है। ये मानते हैं कि जो जितना भी हमने ज्ञान इकट्ठा किया है ये सब हमको एक्सपीरियंस से आया है। ये बुद्धि ज्ञान को ये बाहरी मानते हैं। ठीक है। ये नहीं मानते कि ज्ञान हमारा मन अथवा मस्तिष्क पर या हमको ये जन्मजात मिला। ये पूरी तरीके से अनुभववाद को मानते हैं। और इसके फादर कौन थे अनुभववादी सिद्धांत के, जॉन लॉक। आपसे नाम पूछा जा सकता है कि अनुभववादी सिद्धांत के फाउंडर कौन थे, जॉन लॉक। और ये किस पर आधारित है, ये अनुभव पर आधारित है। देन है बुद्धिवाद का सिद्धांत। बुद्धिवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि समस्त ज्ञान, ये कहते हैं कि ये सारा जो ज्ञान है वो बुद्धि पर आधारित है। अनुभववादी जो कहते हैं वो कहते हैं कि सारा ज्ञान अनुभव से आता है। बुद्धिवादी कहते हैं कि सारा ज्ञान बुद्धि पर आधारित है। ठीक है। यानी कि जो ज्ञान के जो कुछ प्रत्यय जो है ना वो हमको जन्म जाते हैं, यानी कि बुद्धि जो है ना इंसान में वो जन्म से आती है। ठीक है। और बुद्धिवाद के अनुसार वास्तविक सत्य जो है वो मैथमेटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रूफ से प्राप्त होता है। इन निर्देशनों अथवा प्रमाणों का आधार कुछ स्वयं सिद्धि होती हैं। इन्हें तर्कवाद का सिद्धांत भी
कहते हैं। यानी कि बुद्धिवाद के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, तर्कवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके जो जनक थे वो थे सुकरात और प्लेटो। जो बुद्धिवाद के जो जनक थे वो कौन थे, सुकरात और प्लेटो। नेक्स्ट, संवेद का विवेकपूर्ण सिद्धांत, इसके फादर थे अरस्तु। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो ज्ञान जो है वो अनुभव और बुद्धि का संयोजन है। नेक्स्ट है प्रायोगिक या प्रयोजन सिद्धांत। ये सिद्धांत ऐन्द्रिक और तार्किक इन दोनों स्तरों से संबंध रखता है। इनके अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है प्रयोग या अनुभव। ठीक है, ये प्रयोग पर ज़्यादा जो है डिपेंड करते हैं। जो प्रायोगिक सिद्धांत जो मानते हैं वो ये कहते हैं कि जो ज्ञान जो है वो प्रयोग द्वारा आता है। ठीक है, इसके जो फादर थे वो थे जॉन डेवी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका योग सिद्धांत कि मस्तिष्क को एकाग्र करके नैतिकता सत्यता की इच्छाओं रूपी ज्ञान को योग के बल पर सीखना। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, पतंजलि। फिर है समीक्षावाद का सिद्धांत, इसके जो फादर थे वो थे इमैनुअल कांट, जिनको आधुनिक मनोविज्ञान का जो है दर्शन का आधुनिक जो दर्शन का इनको जनक भी कहा जाता है। इसे परीक्षावाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षावाद का सिद्धांत। इनके अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव और बुद्धि दोनों के सहयोग का फल है, उनमें से एक भी एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। ठीक है, तो आपसे बस नाम पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत किस पर आधारित है और इसके जनक कौन से हैं। नेक्स्ट है आपका कि ज्ञान प्राप्ति के स्रोत कौन से, क्वेश्चन आया भी है। मुख्य रूप से दो ही स्रोत हैं, क्रियाकलाप और अनुभव। ठीक है, मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्ति के केवल ये दोनों स्रोत हैं, क्रियाकलाप और अनुभव। इनके अतिरिक्त इंद्रिय अनुभव जो हम अपने हमारी जो सेंसेस होते हैं, ठीक है, आँख नाक मुँह आँख, जिससे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तर्क बुद्धि, शब्द या आप्त वचन, ठीक है, जो किसी हम महापुरुष से सुनते हैं या जो जिसके लिए हमने जिनको अथॉरिटी दी है कि ये इनके द्वारा कही गई बातें सत्य हैं। ठीक है, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर अंतःप्रज्ञा जो इंट्यूशन जिसको हम सिक्स सेंस बोलते हैं, प्रयोगात्मक श्रुति, ये सब क्या है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ। ज्ञान प्राप्ति की विधियों में है ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यानी कि ऑब्जर्व करके ज्ञान प्राप्त करना, करके ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा एक्सपीरियंस द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। देन फिर आपका आता है ऑडियो विजुअल एड्स द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, जो हमारा जो ऑडियो विजुअल एड्स रहते हैं उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। फिर है तर्क बुद्धि। ठीक है, अब तर्क बुद्धि द्वारा ये दो प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए। पहला है आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, आगमन विधि जो है वो विशेष से सामान्य या स्थूल से सूक्ष्म सूत्र का पालन करती है, और निगमन विधि किसका, ये सामान्य से विशेष या नियम से उदाहरण के नियम का पालन करती है। ये दोनों विधियों में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि जो तर्क बुद्धि जो है, जो ज्ञान प्राप्ति की जो विधि है वो कितने प्रकार की है, ये दो प्रकार की है। ठीक है, आगमन और निगमन। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है कि आगमन विधि में किस सूत्र का पालन किया जाता है, विशेष से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म। और इसके अपोजिट आपका निगमन विधि में है। ठीक है, सामान्य से विशेष या नियम से उदाहरण की ओर। इस प्रकार फिर इसके अलावा आगमन निगमन विधि के दोनों को मिलाकर भी एक विधि होती है, उसको कहते हैं हम पूर्ण विधि। ठीक है, उसमें इन दोनों विधियों का प्रयोग कर लिया जाता है एक साथ। फिर अंतःप्रज्ञा, आप्तवचन, एकाग्रता, ध्यान, प्रयोगात्मक विधि, समस्या समाधान विधि, ये सारी आपकी ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ हैं। फिर है वैज्ञानिक विधि, ये भी आपकी ज्ञान प्राप्ति की विधि है। ठीक है, अब वैज्ञानिक विधि के तत्व कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, कंट्रोल्ड सिचुएशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज, ये आपके वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं। आपसे केवल नाम पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, और ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या हैं, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ये ये पक्षपात नहीं करती है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। वेरीफिएबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेटनेस, जनरलाइजेशन, पावर ऑफ प्रेडिक्शन, साइंटिफिक रिसर्च, डिजाइन, ये सब क्या है, ये सब आपकी वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। उसके बाद वैज्ञानिक विधि के स्टेप क्या हैं। ठीक है, पहला सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का चयन करना, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड
हाइपोथेसिस, फिर है मेथडोलॉजी, उसके बाद रिजल्ट, फिर डिस्कशन एंड जनरलाइजेशन। ये आपके वैज्ञानिक विधि के सोपान है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक विधि के सोपान कौन से हैं या कौन सा नहीं है। फिर है ज्ञान के प्रकार। ज्ञान दो प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला तो आपका ए प्रायोरी नॉलेज, दूसरा आपका जो है वो प्रायोगिक ज्ञान। अब ये जो आपका ये प्रायोरी नॉलेज है, इसमें क्या आता है, अब जैसे सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, 2+2 4 होते हैं, ये ज्ञान बिना अधिक बुद्धि प्रयोग किए द्वारा तर्क द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों ही ज्ञान जो है वो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रायोगिक ज्ञान क्या होता है कि यह ज्ञान अनुभव मस्तिष्क के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे ABCD यह तर्क पर आधारित है। ठीक है, हम जानते हैं कि ABCDEFG Z तक अल्फ़ाबेट होती हैं, ये हमारे तर्क पर आधारित है। ठीक है, लेकिन इनसे शब्द बनाने के लिए बुद्धि और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रायोगिक ज्ञान। ठीक है, उसके बाद है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान कितने प्रकार का होता है, आप्तवचनात्मक, इंद्रिय ज्ञान, तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट ज्ञान के। तो ज्ञान आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपका दो प्रकार का होता है, उसके बाद विशिष्ट ज्ञान के आपके ये प्रकार हैं। इसके अलावा ज्ञान के जो अन्य प्रकार हैं वो है उपनिषद के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है, पराविद्या और अपराविद्या। ठीक है, पराविद्या का मतलब है भौतिक संसार का ज्ञान, अपराविद्या का मतलब होता है आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ज्ञान, गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के 3 रूप बताए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। फिर है जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। आपका भी री एग्जाम में ये आया भी है, केवल प्रकार पूछेंगे कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मति ज्ञान, श्रुति, अवधि, कैवल्य और मनः पर्याय विज्ञान। ठीक है, फिर है आपका अब न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान, प्रमा ज्ञान और अप्रमा ज्ञान। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे, गौतम ऋषि। और देखिए ये ग्रंथ है, न्याय सूत्र, न्याय भाष्य और न्याय वर्तका, ये तीनों जो है ग्रंथ, सॉरी ये तीनों ग्रंथ जो हैं वो न्याय दर्शन के हैं। ठीक है, न्याय सूत्र गौतम ऋषि ने लिखा था, न्याय भाष्य वात्सायन ने लिखा था और न्याय वार्तिक जो है वो उघ्योत्तर ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्याय दर्शन शैक्षिक प्रज्ञा में 4 तत्व होते हैं, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमति। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्याय दर्शन की शैक्षिक प्रक्रिया में है उसमें कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। नाम अगर पूछे जाते हैं तो वो है प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमति। यानी कि प्रमाता का मतलब होता है लर्नर, सीखने वाला। प्रमेय यानी कि सब्जेक्ट, विषय। प्रमाण मीन्स ऑफ प्रूफ और या प्रूफ। ठीक है, प्रमति यानी कि रियल नॉलेज। ठीक है, ये 4 तत्व जो होते हैं वो न्याय दर्शन की शैक्षिक प्रक्रिया में होते हैं। उसके बाद है आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में जो है आपका इसके जो प्रवर्तक थे वो कपिल ऋषि थे। ठीक है, जो ग्रंथ है सांख्य सूत्र और तत्व समास, ये आपके कपिल ऋषि ने लिखे हैं। सांख्यकार का आपका ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। ठीक है, और जो वैशेषिक दर्शन जो है आपका, उसके अनुसार जो ज्ञान है वो है जगत और चित्त। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद थे, इसमें मैं लिखा नहीं है, महर्षि कणाद थे, वो थे वैशेषिक दर्शन के आपके जनक। फिर है शैक्षिक उद्देश्य, ये आपके BS ब्लूम ने दिया था 1956 में। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य दिए थे कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। क्वेश्चंस इसमें वैसे ही टॉपिक आपका सेकंड पेपर का है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसका उच्च स्तर क्या है, मूल्यांकन। निम्न स्तर क्या है, ज्ञान। भावात्मक स्तर में इसका उच्च स्तर क्या है, चारित्रीकरण। निम्न स्तर है प्राप्ति या अधिकरण करना, रिसीविंग। ऐसी जो क्रियात्मक उद्देश्य जो है उसमें उच्च स्तर क्या है आपका, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। और निम्न स्तर क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके शैक्षिक उद्देश्य में उच्च स्तर और निम्न स्तर पूछा जा सकता है, ना भी पूछे। फिर है कि पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम जो है करिकुलम। करिकुलम जो है ये किसका शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये क्यूरियर से, आया भी है री एग्जाम में, है ना, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। ठीक है, रेस कोर्स। अब देखिए शिक्षण का संकुचित अर्थ, शिक्षण के संकुचित अर्थ में हम औपचारिक शिक्षा यानी कि विद्यालय को भी हम औपचारिक, जो विद्यालय जो होता है ना
वो औपचारिक संगठन होता है। विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये शिक्षण का संकुचित अर्थ में आता है। किस में आता है? संकुचित अर्थ में। शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का जिसमें प्रयोग किया जाता है उसको हम शिक्षण का व्यापक अर्थ बोलते हैं। शिक्षण की दो की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी शामिल होते हैं, यानी कि टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, ये किसने दिया था? ये एडम्स के अनुसार है। शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया है। और शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। ठीक है, एक और है शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया रायबर्न के अनुसार। इन्होंने किन तीनों को लिया है? शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय को। ठीक है, अगर हम बोलें तो शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज या पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है। ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार त्रिमुखी प्रक्रिया में अगर ऐसे पूछा जाता है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दी है? जॉन डीवी ने दी है। नाम से पूछा जाता है कि रायबर्न के अनुसार शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन आता है? वो आता है शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय। जॉन डीवी के अनुसार कौन आता है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, और जनरल फॉर्म में शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज या पाठ्यक्रम, ये आपके शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जे.एस. रॉस के अनुसार डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है, जो आ जाती है कभी कभी एग्जाम में, कि ये डेफिनेशन किसने दी है? कि दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं वे एक दूसरे पर अंतर्निहित हैं। ठीक है, यानी कि जो दर्शन और शिक्षा है जो है वो समान है, एक दूसरे से अलग नहीं है। और दर्शन के तीन पहलू होते हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ठीक है, और शिक्षा के इन तीनों पहलुओं का आपस में संबंध है। किन किन का? तत्व मीमांसा का, ज्ञान मीमांसा का और मूल्य मीमांसा का। इन तीनों का जो है, इन तीनों पहलुओं को मिलाकर शिक्षा दी जाती है। फिर है आपका, देखिए, जो एपिस्टेमोलॉजी यानी कि जो ज्ञान मीमांसा जो है ना, ठीक है, ये जो टर्म जो है ज्ञान मीमांसा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक शब्द है एपिस्टेमी। ठीक है, ये ग्रीक शब्द है, ये यहाँ से आया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो एपिस्टेमोलॉजी है वो कौन सा शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जो को इसका जो ओरिजिन जो वर्ड है वो है एपिस्टेमी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। ठीक है, एंड लोगोस। ठीक है, दो वर्ड से मिला है। जो एपिस्टेमोलॉजी है वो दो वर्ड से मिला है, एक तो एपिस्टेमी और लोगोस। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो नॉलेज है और लोगोस का अर्थ है वो है रीजन, और ये एक ग्रीक वर्ड है। फिर है विद्यालय के प्रकार। देखिए, हमारे देश में जो विद्यालय के प्रकार हैं वो तो एक तो राज्य सरकार संचालित करती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ यूपी बोर्ड है, केंद्र सरकार संचालित करती है, निजी क्षेत्र संचालित करते हैं। ठीक है, अब बोर्ड तो चाहे कोई से भी हो सकता है, यूपी बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, ठीक है, आईसीएसई हो सकता है। लेकिन विद्यालय के प्रकार अगर उस हिसाब से देखा जाए तो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, निजी क्षेत्र की प्रबंध समिति, जैसे डीपीएस है। डीपीएस जो है वो निजी क्षेत्र की प्रबंध समितियों के अंदर आएगा। धार्मिक संस्थाओं द्वारा मदरसा वगैरह जो चलते हैं, है ना, ये सब आपके विद्यालय के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका, देखिए, विश्वास और कारण में अंतर क्या होता है? बिलीफ और रीज़न में, कि विश्वास में निश्चित किया जा सकता है, कारण के अनेक आधार होते हैं। विश्वास है तो है उसका, ठीक है, उसमें तर्क नहीं ढूंढा जाता, लेकिन कारण में तर्क ढूंढा जाएगा, उसमें बेस ढूंढा जाएगा। विश्वास में निर्णय लिए जा सकते हैं, वह दिए जा सकते हैं। कारण में सत्य का होना आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, कारण के लिए सत्य का होना, तर्क का होना आवश्यक है। विश्वास हमारी क्रियाओं को प्रेरित और संचालित करता है। कारण का होता है किसी घटना के साथ होता है। ठीक है, कोई घटना, इंसिडेंट हुई है तो उसका कारण क्या है। लेकिन विश्वास हमारा विश्वास है, इसीलिए हम इस प्रकार से क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, इच्छाओं को संतुष्ट व मार्गदर्शक किया जा सकता है विश्वास के द्वारा, लेकिन कारण में ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। विश्वास में संशय की अनिश्चितता व अतृप्ति नहीं रहती। कारण एक जटिल अवस्था है जो अनेक प्रयासों के पश्चात स्पष्ट होता है। आपसे अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि विश्वास और कारण में अंतर क्या है, या विश्वास किसे कहते हैं, कारण किसे कहते हैं, ऑप्शन में आपको दे दिया जाए। फिर है आपका सूचना और ज्ञान में क्या अंतर?
वैसे सूचना हम ज्ञान के फॉर्म मतलब ज्ञान जो है वो सूचना के रूप में माना जाता है, और सबसे निम्न स्तर का जो ज्ञान माना जाता है वो सूचना ही मानी जाती है। लेकिन फिर भी सूचना और ज्ञान में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि सूचना किसी तथ्य से संबंधित होती हैं, लेकिन ज्ञान में विश्वास का होना भी आवश्यक है। ठीक है। सूचनाओं के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो थोड़ा बहुत साक्षर होता है। सूचना को मानसिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं है, और ज्ञान का मानसिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व होता है। सूचना का क्षेत्र सीमित होता है, इसका विस्तृत होता है। तो इस प्रकार से सूचना और ज्ञान में अंतर होता है। फिर है आपका ज्ञान और कौशल, यानी कि नॉलेज और स्किल में क्या अंतर होता है। कि ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर हम कोई स्किल सीख लेते हैं तो उससे क्या है कि हम किसी कार्य क्षेत्र में दक्ष हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाएं। ठीक है। फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का होना तो आवश्यक है, लेकिन कौशल की प्राप्ति के लिए बुद्धि के साथ साथ शारीरिक अंगों व अंतरंगों का सक्रिय होना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से ज्ञान और कौशल में अंतर है। फिर आपका है कि शिक्षण और प्रशिक्षण, यानी कि टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या अंतर होता है। देखिए, शिक्षण यानी कि टीचिंग का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, प्रशिक्षण का संकुचित होता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसी एक विषय अथवा क्षेत्र तक सीमित है, जैसे कि शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बीटीसी डीएलएड में जैसे होता है। ठीक है, ये एक तरीके की ट्रेनिंग है, एक क्षेत्र तक ये सीमित है। ये बाल केंद्रित होता है जो टीचिंग जो होती है, लेकिन ये विषय विषय सीमित होती है। ठीक है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकता है। ये औपचारिक रूप से होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, और उसका उद्देश्य किसी कार्य में विशिष्ट दक्षता या कौशल उत्पन्न करना होता है। तो इस प्रकार से ये सारे आपके जो हैं वो शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर है। देन अब देखिए, पाठ्यक्रम विकास के तत्व। इस ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इसमें नाम दे के पूछ लेगा कि शिक्षण उद्देश्य और निर्देशनात्मक प्रारूप, मूल्यांकन, पृष्ठपोषण। ठीक है, इनके नाम दे देगा कि पाठ्यक्रम विकास के तत्व कौन से हैं, या पाठ्यक्रम विकास के कितने तत्व होते हैं। ये तो मुख्य रूप से पाठ्यक्रम विकास के 4 तत्वों को होते हैं। कौन कौन से? टीचिंग एम्स, इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट, एवेल्युएशन और फीडबैक। ठीक है, यानी कि शिक्षण उद्देश्य कि किसके लिए ये पढ़ाया जा रहा है, फिर इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट किस रूप में इसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, फिर उसको एवेल्युएट करना, फिर उसको फीडबैक लेना। इसके बाद आपका है कोर पाठ्यक्रम। किसको कहते हैं? कोर पाठ्यक्रम या मुख्य विषय जो है किसको कहते हैं? कि वह पाठ्यक्रम, इसमें वो विषय होते हैं जिनका पढ़ना सबके लिए अनिवार्य होता है। इसके अलावा जिन विषयों को हम इच्छा द्वारा चुनते हैं, इनको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि कोर सब्जेक्ट है, जैसे लैंग्वेज है ना। और आपका ज़्यादातर आपके जो कोर सब्जेक्ट जो रहते हैं उसमें आपके भाषा है, ठीक है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा है, सामाजिक अध्ययन है, कला है, क्राफ्ट, सोशल साइंस है, बागवानी है, मैथमेटिक्स है। इसके अलावा आजकल पर्यावरण है। ठीक है, ये आपके कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये विषय, इनको हम बदला नहीं जा सकता, इनको सबको पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है। भले ही वो बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा हो, साइंस पढ़ रहा हो, ठीक है, कुछ भी पढ़ रहा हो, लेकिन ये जो उसके कोर सब्जेक्ट रहते हैं वो सेम रहते हैं। उसके अलावा फिर पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, यानी कि जो करिकुलम जो होता है ना, किसके लिए बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, नैतिक चरित्र का विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, संस्कृति और सभ्यता का स्थानांतरण करना, सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना और शिक्षण स्वरूप का निर्धारण करना। ये सारे आपके पाठ्यचर्या के उद्देश्य होते हैं। फिर आपका आता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधार क्या हैं। बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, दार्शनिक आधार, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। मनोवैज्ञानिक आधार, समाजशास्त्रीय आधार, वैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक आधार और सांस्कृतिक आधार। ये सारे आपके किसके आधार हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के आधार हैं। फिर है कि पाठ्यक्रम के विकास की अवस्था, यानी कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। ठीक है, पहले आपका था समाज की आवश्यकता, कि समाज की आवश्यकता किस चीज़ की है। फिर है लक्ष्यों, उसके बाद इसका लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।
उसके बाद पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। फिर पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। फिर शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद पढ़ाने का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद उसका पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक प्रदान किया जाता है। फिर आपका कि पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बाल केंद्रित, क्रिया प्रधान, विषय केंद्रित, शिल्पकला केंद्रित, अनुभव केंद्रित और सुसंबंधित यानी कि कोरिलेटेड करिकुलम और कोर करिकुलम। ये सारे आपके जो है टाइप्स ऑफ करिकुलम के अंतर्गत आते हैं। आपसे नाम पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। फिर है पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। इसमें भी नाम क्वेश्चन में नाम पूछ सकता है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसफ़र। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट। इसमें भी आपसे नाम पूछा जा सकता है कि पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं या इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। फिर है आपका ये भी आपके पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत में ही है। समन्वय तथा केंद्रीकरण का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला सिद्धांत, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, समुदाय केंद्रित का सिद्धांत, क्रियाशीलता को प्रेरित करने का सिद्धांत। फिर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ क्या होता है? सर्विस रेंडर टू अदर्स फॉर देयर वेलफेयर। ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि संगठन और प्रशासन के तत्व कौन कौन से होते हैं? योजना यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ, बजट, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। मैंने नाम केवल इसलिए लिखे हैं, डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया क्योंकि एमसीक्यू में केवल वो नाम से ही पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा वो डिस्क्राइब करके नहीं पूछते, ज़्यादातर वो नाम ही पूछते हैं। फिर है आपका कि संगठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो आपका आपसी लाभ पर आधारित संगठन, म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन। ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेवा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो विद्यालय है, हॉस्पिटल है, ये किस में आता है? ये आपका सेवा संबंधी संगठन है। ठीक है। अगर ये औपचारिक और दूसरा आपका ये औपचारिक संगठन है। जो विद्यालय जो है औपचारिक संगठन है प्लस सेवा संबंधी यानी कि ये सर्विस लिखा भी जैसे विद्यालय और अस्पताल। ठीक है। और सार्वजनिक धन संबंधी संगठन। ठीक है, जिसमें सरकार का जैसे कि वित्तीय विभाग। उसके बाद संरचना के आधार पर, ये तो आपके लाभ के आधार पर थे। जो संगठन के जो प्रकार थे ना, ये चार, 1 2 3 4, ये आपके लाभ के आधार पर हैं। कौन सा? आपसी लाभ पर आधारित जैसे सामाजिक क्लब, मनोरंजन क्लब। व्यवसायिक संगठन जैसे सीमेंट कारखाना, होटल। सेवा संबंधी, सार्वजनिक धन संबंधी। ये आपके लाभ के आधार पर 4 प्रकार होते हैं संगठन के। प्लस संगठन के जो संरचना के आधार पर संगठन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है। और जो विद्यालय जो आपका आता है वो संरचना के आधार पर औपचारिक होता है और लाभ के आधार पर ये सेवा संबंधी संगठन है। फिर आपका आता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य यानी कि जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पहला है कि शिक्षालय या स्कूल के समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों एवं विद्यालय की चारित्रिक भावना को उत्पन्न करना, छात्रों के लोकतंत्रीय कार्यक्रम एवं स्वशासन के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करना ताकि वे कुशल लोकतंत्रीय नागरिकता प्राप्त कर सकें, छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, है ना, और शिक्षालयों एवं समाज के पारस्परिक संबंधों को उन्नत बनाना और समाज को शिक्षालय के कार्यक्रम में रुचि होने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर आगे छात्रों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने का अवसर प्रदान करना, शिक्षा के विभिन्न समाजों से आए छात्रों में सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास करना और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रशस्त करने के लिए भावनात्मक रूप से एक बनाना। ये सारे आपके पाठ्य सहगामी क्रिया यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के उद्देश्य हो सकते हैं। आपसे केवल नाम पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी पूछा गया था री एग्जाम में, जिसमें आपको ऑप्शन में था कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना। ठीक है। फिर है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ या महत्व क्या है। नैतिक प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण,
नागरिक प्रशिक्षण के शेयरों की आवश्यकताओं की पूर्ति, अवकाश के समय का सदुपयोग, शैक्षिक महत्व होता है इनका, अतिरिक्त शक्तियों का उचित प्रयोग, ठीक है, विशेष रुचियों का विकास, शिक्षालय के कार्यों में रुचि उत्पन्न करना, नेतृत्व की भावना का विकास करना, शारीरिक विकास, ठीक है, रसात्मक विकास, अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान में सहायक और सांस्कृतिक महत्व, ठीक है। फिर है कि पार्टी सहगामी क्रियाओं के संगठन के सिद्धांत क्या हैं, इनसे आपसे नाम ही पूछेगा। छात्रों का सहयोग, विद्यालय के समय में इनका संचालन हो, शिक्षकों का इसमें पद प्रदर्शन मिले, अध्यापकों की इसमें रुचि का भी ध्यान रखा जाए, और पार्टी सहगामी क्रियाओं को अध्यापकों के कार्य का एक अंग माना जाए। फिर साधनों की पर्याप्तता भी हो, उचित योजना का निर्माण किया जाए, इसमें शिक्षा और विद्यालयों के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा जाए, शनि शनि क्रियान्वित करना, ठीक है, एक साथ सारी क्रियाओं को लागू नहीं कर देना। फिर छात्रों को रुचि के अनुसार चयन करने की इसमें स्वतंत्रता भी दी जाए। ये सारे आपके किसके संगठन के सिद्धांत है? पार्टी सहगामी क्रियाओं के संगठन के सिद्धांत है। इनसे केवल आपसे इसमें नाम पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका पार्टी सहगामी क्रियाओं के प्रकार क्या है। पहला है जॉनस्टन और फॉन्स के अनुसार, इनके अनुसार विद्यालय के प्रबंध, संगठन और नियंत्रण संबंधी क्रियाएं। इसमें क्या क्या आती हैं? छात्र परिषद है, छात्र समुदाय है, सीनेट है, कैबिनेट है, कार्यकारिणी समितियां हैं। ये सारी आपकी किस में आती हैं? विद्यालय के प्रबंध, संगठन और नियंत्रण संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिर है सामुदायिक क्रियाएं। धार्मिक सामाजिक कल्याण क्लब में सामाजिक क्रियाएं होती हैं, शारीरिक प्रशिक्षण संबंधी क्रियाएं होती हैं, विद्यालय प्रशासन संबंधी क्रियाएं होती हैं, नाटक एवं भाषण संबंधी क्रियाएं होती हैं, संगीत संबंधी क्रियाएं होती हैं, विषयगत क्लब, विविध क्लब और ये असेंबली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे आपके पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। तो आपसे नाम से पूछा जा सकता है कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार दिए जाएंगे कि ये इसमें से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया है, कौन सी नहीं है। दूसरी, विद्यालय के प्रबंध के अंदर कौन सी आती हैं, सामुदायिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, जैसे स्वागत है, नृत्य समिति है, पिकनिक है, पार्टियों का आयोजन, ये सारी आपकी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर है ये आपका ई के फ्रेटवल द्वारा इन्होंने जो है क्रिया जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज उनको बांटा है कि छात्र परिषद और समाज सेवा संगठन, विभागीय विशेष रुचि से संबंधित क्लब, प्रकाशन संबंधी, मतलब हैं वही लेकिन अलग अलग जो मनोविज्ञानकों ने अपने हिसाब से अलग अलग उनको बांट दिया है, ठीक है, बाकी सब सेम ही है। फिर आपका आता है ये आपका भारतीय माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित छात्र क्रियाओं का वर्गीकरण है। उसके बाद संगठन, संगठन में आपका स्काउटिंग का जो स्काउटिंग जो संस्था है ये जो है ये सर रॉबर्ट ब्रेडन पावेल इनकी देन है, ठीक है। जो स्काउटिंग की जो संस्था है वो किसकी देन है, आपसे नाम पूछा जा सकता है, ये सर रॉबर्ट ब्रेडन पावेल की देन है, ठीक है। और ये भारत में स्काउटिंग को कब अपनाया गया, ये 1911 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1911 में। अब जो बॉय स्काउट का जो संगठन होता है ना, जो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे बॉय स्काउट के वो कब कहलाए जाते हैं, ठीक है। 11 से 17 साल के बच्चे स्काउट, 17 से अधिक वाले रोवर्स। गर्ल गाइड में क्या रहता है कि 11 से कम आयु की बालिकाएं बुलबुल ब्लू बर्ड, और 11 से 16 वर्ष की आयु की बालिकाएं गर्ल गाइड कंपनी, और 16 वर्ष से अधिक आयु वाली लड़कियां रेंजर कंपनी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। पहले स्काउटिंग का ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन आजकल जो एनसीसी और एनएसएस के आने के बाद स्काउट का जो क्रेज है थोड़ा कम हुआ है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो स्काउटिंग की संस्था है इसका जो है ये किसकी देन है, ये सर रॉबर्ट ब्रेडन पावेल की देन है। दूसरा, भारत में इसको 1911 में अपनाया गया था। बॉय स्काउट का जो संगठन है उसमें 7 से 11 साल के बच्चे वो किस में आते हैं, वो शेर बच्चे या क्यूब में आते हैं। तो इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। फिर आपका है इसके लाभ क्या हैं स्काउटिंग के। पहला है कि श्रम के प्रति सम्मान, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, ठीक है, जो बच्चों के अंदर जो कमियां हैं या उसके अंदर किसी भी व्यक्तित्व रूपी कमी है किसी भी प्रकार की, उनका शोधन करना। आदर्श नागरिकता का
विकास करना, व्यवहारिक कुशलता, प्राकृतिक प्रेम, ठीक है, सामाजिक सेवा में प्रशिक्षण, साहस की भावना, ये सारे आपके स्काउटिंग जो है इन गुणों का विकास करती है। फिर है भाषा क्या है। अब भाषा जो है, संस्कृत भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है। किससे बना है? ये भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। और भाषा वक्ता में विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है, ठीक है। अब डेफिनेशन है, स्वीट के द्वारा जो डेफिनेशन दी है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। ये किसने दी है डेफिनेशन? स्वीट ने दी है। क्रोश ने बोला है कि भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। इसी प्रकार से भाषा का विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान, जो हिंदुस्तान में जो भाषाएं पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में, उसमें पहले तो मातृभाषा पढ़ाई जाती है, ठीक है, राजभाषा जो कि हिंदी है हमारी, प्राचीन संस्कृत भाषा, विदेशी भाषा, ठीक है, भारतीय संदर्भ में अंग्रेजी। ये चारों जो भाषाएं हैं हमारे देश में पाठ्यक्रम शिक्षण में 4 प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र की बात नहीं हो रही है, बस यहाँ ये बात हो रही है कि किन भाषाओं को पढ़ाया जाता है। मातृभाषा पढ़ाई जाती है, राजभाषा पढ़ाई जाती है, प्राचीन संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है, प्लस विदेशी भाषा पढ़ाई जाती है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र जब लागू किया जाता है तो इन भाषाओं में से ही कुछ भाषाओं को चुन लिया जाता है, ठीक है। फिर है आपका कि नेतृत्व ने विद्यालय वातावरण को प्रभावित करने वाले आयाम कौन से हैं? पहला है आपका प्रधानाध्यापक व्यवहार संबंधी और दूसरा आपका शिक्षण व्यवहार संबंधी, ठीक है, जो विद्यालय वातावरण को प्रभावित करते हैं। और ये किसने बताए हैं ये आयाम? ये हॉलपिन और क्राफ्ट ने बताए हैं कि प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक व्यवहार के 4 आयामों के बारे में इन्होंने बताया है जो विद्यालय वातावरण को प्रभावित करते हैं। अब प्रधानाध्यापक के कौन से व्यवहार संबंधी फैक्टर हैं? एक तो अलगाववाद, उत्पादन पर बल देना, प्रधानाचार्य द्वारा दबाव देना, ध्यान देना। और शिक्षक व्यवहार में कौन कौन से हैं? पृथक रहना, अवरोध उत्पन्न करना, मनोभाव और आत्मीयता, ठीक है। ये जो है आपके विद्यालय वातावरण को प्रभावित करते हैं। फिर है आपका, अब देखिए आपका जो विद्यालय का जो वातावरण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। पहला मुक्त वातावरण, स्वायत्तपूर्ण वातावरण, नियंत्रण वातावरण, परिचित वातावरण, पितृवत वातावरण और बंद वातावरण। अब इन सब वातावरणों में प्रधानाध्यापक का व्यवहार क्या रहता है, टीचर का व्यवहार क्या रहता है? जो मुक्त वातावरण में जो है प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा रहता है कि ये निम्न उत्पादन बल, मतलब ये कम जो है प्रेशराइज करते हैं टीचर को, निम्न अलगाववाद, ज़्यादा जुड़े रहते हैं, उच्च ध्यान ज़्यादा देते हैं और दबाव कम देते हैं, ठीक है। शिक्षा का व्यवहार कैसा रहता है मुक्त वातावरण के अंतर्गत? निम्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं, निम्न उदासीनता रहती है, उच्च घनिष्ठता रहती है और इनका मनोबल भी उच्च रहता है। तो इसी प्रकार से जितने भी विद्यालय संबंधी आपके वातावरण है उसमें किस प्रकार से प्रधानाध्यापक का व्यवहार रहता है और शिक्षक का व्यवहार रहता है। तो आपसे अगर एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि विद्यालय वातावरण के प्रकार कौन से हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो विद्यालय वातावरण को प्रभावित करते हैं। फिर आपका है, ये है आपके पाठ्यचर्या परिकल्पना के 4 तत्व, ठीक है। ये किसके हैं? 4 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। पहला है आपका लक्ष्य और उद्देश्य, फिर है सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट, फिर है अधिगम कार्य या अथवा अनुभव एक्टिव यानी कि लर्निंग एक्टिविटी और एक्सपीरियंस, और फिर है आपका मूल्यांकन। ये किसके तत्व हैं? एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। आपसे केवल इसमें नाम पूछेगा। फिर है पाठ्यचर्या परिकल्पना के स्रोत, जो सोर्सेज ऑफ करिकुलम डिजाइन यानी कि जो पाठ्यचर्या बनती है उसके डिजाइन के स्रोत क्या रहते हैं? विज्ञान, समाज, स्वास्थ्य एवं दैवीय स्रोत, ज्ञान और शिक्षार्थी, ठीक है। फिर है आपका कि परिकल्पना के निर्धारक यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजाइनिंग। इसमें कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं? एक तो है क्षेत्र, उसके बाद है आपका एकीकरण और क्रम, ठीक है। ये तीनों जो हैं आपके डिटर्मिनेंट्स यानी कि परिकल्पना के ये निर्धारक तत्व हैं।
उसके बाद आपका आता है पाठ्यचर्या परिकल्पना के चरण कौन से। इसमें भी आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। स्टेप्स इन करिकुलम डिजाइन, ठीक है। अब करिकुलम डेवलपमेंट है, करिकुलम डिजाइन है, केवल करिकुलम है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये किसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो स्टेप है वो करिकुलम डिजाइन के स्टेप्स है। कौन कौन से? स्थिति विश्लेषण, पाठ्यचर्या घटकों की पहचान करना, तार्किकता का विकास करना, विषय वस्तु का निर्धारण करना और विषय वस्तु का व्यवस्थापन करना, ठीक है। ये सारे किसके स्टेप हैं? आपके करिकुलम डिजाइन के स्टेप्स हैं। फिर आपका आता है पाठ्यक्रम विकास के आयाम, यानी कि अप्रोचेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। किसके आयाम है ये? करिकुलम डेवलपमेंट के। कौन कौन से? अनुदेशन आयाम, अनुभव आयाम, कक्षा पाठ्यवस्तु आयाम और पाठ्यवस्तु आयाम। आपसे नाम पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम विकास के कौन कौन से आयाम रहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको गलत देगा, ठीक है। कि इसमें से कौन सा आयाम सही है, कौन सा गलत है, या सारे ही सही है, या इस प्रकार से। फिर आपका है, ये देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो पाठ्यक्रम निर्माण में जो पाठ्यक्रम जो करिकुलम डिजाइन होता है ना, उसमें कौन डिजाइन रहता है कि जिला स्तर, राज्य स्तर या केंद्र स्तर। ये जो पाठ्यक्रम जो निर्माण रहता है, पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है, उसमें जो है वो कौन कार्य करता है, किस स्तर पर ये निर्माण कार्य होता है। तो जो पाठ्यक्रम निर्माण जो है वो जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, इनमें ये तीनों ही भाग लेते हैं, ठीक है। और माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम रहता है ना, वो आपका राष्ट्रीय स्तर पर ही होता है, ठीक है। बाकी प्राथमिक स्तर पर आपका जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तीनों काम करते हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम रहता है उसका निर्माण कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होता है। फिर है आपका शिक्षकों की जवाबदेही, कि जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल में किन किन चीज़ों के लिए वो जवाबदेह रहते हैं। एक तो प्रभावशाली शिक्षण अधिगम के लिए, कक्षा प्रबंधन और अनुशासन के लिए, पाठ्यक्रम के विकास और संचालन के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निराकरण और विकास के लिए, पाठांतर क्रियाओं के आयोजन के लिए, छात्रों के शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए, छात्रों के चारित्रिक विकास के लिए, छात्रों से संबंधित अन्य अभिलेखों के रखना, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना, छात्रों को व्यावसायिक विकास, विद्यालय में मानवीय संबंध स्थापित करना और प्रभावी सामुदायिक संबंध बनाना। तो जो शिक्षकों की अकाउंटेबिलिटी होती है वो इन सब कार्यों को लेकर होती है। देन आपका है कक्षा प्रबंधन के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो कक्षा प्रबंधन होता है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट, इसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो है भौतिक वातावरण, भौतिक घटक, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? प्रकाश, फर्नीचर, हवा, सफाई, बैठना, ब्लैक बोर्ड, सहायक सामग्री, ये सब आपके भौतिक वातावरण या भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका सामाजिक या सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट और प्रिंसिपल, कर्मचारी, इन सबका आपस में कैसा रिलेशन है। फिर आपका मनोवैज्ञानिक घटक आते हैं, फिर आपका मूल्य और आचरण संबंधी घटक आते हैं। तो ये चारों जो हैं आपके कक्षा प्रबंधन के घटक हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कक्षा प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं, उसमें आपको जो है नाम दे दिया जाए। उसके बाद आपका है कि अब देखिए, ये आपके नेता के कार्य हैं। कौन कौन से? निर्देशन करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, मध्यस्थता करना, परामर्श देना, उद्देश्य बताना, फिर कार्य शक्ति प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना और मनोबल व आत्मविश्वास का निर्माण करना। अब देखिए, नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, या नेता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है आपका जनतांत्रिक नेता, निरंकुश नेता, निर्बाधवादी नेता, ठीक है। और फिर संस्थात्मक नेता और व्यक्तिगत नेता। ये सारे जो प्रकार जो हैं आपके, वो आपके नेता के प्रकार या लीडरशिप के प्रकार, नेतृत्व या नेता के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका जॉर्ज और टेरी जो थे, इन्होंने कितने प्रकार के नेता बताए थे। एक तो बताया था इन्होंने व्यक्तिगत नेतृत्व, ठीक है, पर्सनल लीडरशिप। फिर इन्होंने बताया था अव्यक्तिगत नेतृत्व, फिर निरंकुश नेतृत्व, जनतंत्रीय नेतृत्व, देशी नेतृत्व और पैतृक नेतृत्व। तो जॉर्ज और टेरी ने नेतृत्व को 6 भागों में बांटा था: व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत, निरंकुश, जनतंत्रीय, देशी और पैतृक, ठीक है। नाम से पूछा जा सकता है कि जॉर्ज और टेरी के अनुसार
कितने प्रकार के नेतृत्व हैं, ये नाम से पूछा कि व्यक्तिगत है या व्यक्तिगत है, निरंकुश है, तो इस प्रकार से आपसे नाम से पूछा जा सकता है। फिर है आपका नेतृत्व के सिद्धांत। प्रक्रिया सिद्धांत, प्रभावी निर्देशन का सिद्धांत, अनुयायियों का सिद्धांत, क्रियाशील संबंधों का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत। फिर आपका आता है हितों की एकता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। फिर ये सारे आपके जो है नेतृत्व के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे नाम से पूछा जा सकता है कि नेतृत्व के इसमें से कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, फिर देखिए कि पीटरसन और प्लोमन ने कुशल नेतृत्व के गुणों को बड़े ही सुंदर ढंग से निम्न 3 भागों में बांटा। यानी कि जो नेतृत्व के जो गुण होते हैं उस वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला तो आपका शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण और मनोवैज्ञानिक गुण। ठीक है, अब शारीरिक गुण में कौन कौन से होते हैं? उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति और सहनशीलता। बौद्धिक गुण में स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक क्षमता, गुणग्राह्यता, समस्याओं की ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक गुण में व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति, सहकारिता, उत्साह, साहस और लगन, चातुर्य। ठीक है, इसके अलावा नैशवले जो थे, नैशवले ने नेतृत्व के 3 पक्षों पर बल दिया था। किस पे? कार्य, कार्यविधि और सिद्धांत पर। ठीक है, आपसे नाम से पूछा जा सकता है कि नैशवले ने नेतृत्व के कितने पक्षों पर बल दिया? कि 3 पर दिया। किस किस पर? कार्य, कार्यविधि ज्ञान और सिद्धांत पर। फिर आपका आता है कि नेतृत्व के कितने प्रकार है। किम्बल यंग जो थे इन्होंने नेतृत्व को 7 प्रकार बताए। इन्होंने कितने प्रकार बताए? किम्बल यंग ने 7 बताए। राजनीतिक, प्रजातांत्रिक, नौकरशाही, कूटनीतिज्ञ, सुधारक नेता, आंदोलक नेता, सिद्धांतवादी नेता। इसके बाद बोगार्ट्स जो थे ना, बोगार्ट्स ने 5 तरह के नेता बताए। कौन कौन से? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नेता, सपक्षीय वैज्ञानिक नेता, सामाजिक अधिशासी नेता। ठीक है, और पैगंबर, संत विशेषज्ञ, मालिक नेता और स्वेच्छाचारी करिश्माई नेता। ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा मोटे तौर पर हम स्वभाव के अनुसार नेतृत्व को 2 प्रकार में बांट देते हैं। कौन सा? प्रजातांत्रिक और राजतांत्रिक। ठीक है, फिर है अब देखिए डिसिप्लिन, जो अनुशासन जो होता है ना, वो कहाँ से आया है? ये आपका लैटिन वर्ड डिसिप्लोस से आया है। ठीक है, किससे आया है? लैटिन वर्ड डिसिप्लोस से आया है, जो फॉर पीपल विच ऑल्सो प्रोवाइडेड द सोर्सेज ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और डिसिप्लिन ये दोनों वर्ड जो है आपका डिसिप्लोस से आया है। ओके, फिर आपका अनुशासन के प्रकार। अनुशासन मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक। ठीक है, अब दमनात्मक अनुशासन क्या होता है कि शिक्षा के इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालने से पता चलता है कि प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली में दमनात्मक अनुशासन का बोलबाला था, और इस अनुशासन के अनुसार बालक को अनुशासित करने के लिए उस पर जो है आपका बलपूर्वक नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें जो दमनात्मक अनुशासन जो था वो आपको बच्चे को जो है बलपूर्वक चीज़ों को सिखाने पर विश्वास करता था। उसके बाद जो प्रभावात्मक जो अनुशासन जो है ये इसके समर्थक थे आदर्शवादी। उसमें से भी आपके जो 19वीं शताब्दी के बकिंघम स्कूल के प्रधान अध्यापक थ्रिंग और रग्बी स्कूल के प्रधान अध्यापक आर्नोल्ड, ये आपके प्रभाववादी शिक्षक समझे जाते हैं। ठीक है, थ्रिंग और आर्नोल्ड। ये जो आदर्शवादी जो है वो प्रभावात्मक अनुशासन की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि इसमें शारीरिक दंड के स्थान पर शिक्षक के व्यक्तित्व द्वारा बालकों को प्रभावित कर अनुशासन रखने की प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। ठीक है, फिर आपका जो मुक्त्यात्मक अनुशासन जो है इसमें क्या है? ये प्राकृतिक परिणामों की बात करते हैं, जैसे कि रूसो है, स्पेंसर है। ये क्या कहते हैं? ये प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड की बात करते हैं। ठीक है, मुक्त्यात्मक अनुशासन या प्राकृतिक जो बोला जाता है प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन। उसके बाद अब ये वो थे अनुशासन के प्रकार। ये आपके हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन के विकास की अवस्थाएं। दोनों में अंतर है, अनुशासन के प्रकार और अनुशासन के विकास की अवस्था में अंतर है। अनुशासन की विकास की अवस्थाएं कैसे होती है? पहले प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन और व्यक्तिगत अनुशासन। ये जो 4 जो हैं ये आपकी अनुशासन के विकास की अवस्थाएं हैं। ओके,
इसके बाद आपका आता है अनुशासन स्थापना के सिद्धांत। नाम ही पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। प्रभावात्मक सिद्धांत, बाल विकास का सिद्धांत, स्नेह आधारित अनुशासन का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये सारे आपके अनुशासन स्थापना के सिद्धांत हैं। इसके बाद है अनुशासन को बनाने की प्रविधियाँ। दो प्रकार की होती हैं, एक तो सकारात्मक साधन, दूसरा नकारात्मक साधन। सकारात्मक में क्या है, पुरस्कार देना, विद्यालय के नियम परंपराएं, सुनियोजित कार्य प्रणाली, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करना, अनुशासन नीति बनाना, छात्र सुशासन, राजनीतिक प्रभावों से दूर रखना, ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं शिक्षण की व्यवस्था करना, शिक्षकों और प्रधानाध्यापक का आदर्श व्यवहार। नकारात्मक साधन में क्या आता है, दंड देना, उदासीन व्यवहार करना और आलोचना करना, ठीक है। तो अनुशासन को बनाने की दो प्रकार की विधियाँ, सकारात्मक साधन और नकारात्मक साधन। उसके बाद आपका आता है पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं। पुरस्कार के दो प्रकार होते हैं, भौतिक पुरस्कार और अभौतिक पुरस्कार। भौतिक पुरस्कार में मेडल देना, कप ट्रॉफी ये सब देना। अभौतिक में प्रशंसा कर देना, सम्मान करना, पद दे देना, अधिकार दे देना। देन आपका दंड। दंड की परिभाषा है पिरेन के द्वारा, जो काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि दंड एक बुरी वस्तु है और इसकी अवहेलना की जानी चाहिए, परंतु जिस प्रकार सर्जन का चाकू शरीर के सड़ाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार मानव की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दंड आवश्यक है। जिस प्रकार राज्य एक आवश्यक बुराई है, उसी भांति दंड भी एक आवश्यक बुराई है, उसको हमें अपनाना पड़ता है। फिर है आपका, देखिए, जो टीचर जो होता है ना, वो क्लास को 3 रूपों में नियंत्रित कर सकता है। कैसे, एक तो आधिकारिक रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से, या उन्मुक्त छोड़ दे, बिल्कुल बच्चों को फ्री छोड़ दे, ठीक है। ये 3 तरीके से जो है वो क्लास में कंट्रोल ला सकता है, अनुशासन स्थापित कर सकता है। फिर है अनुशासनहीनता के कारण क्या है। जो भारत में छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख कारण है, भारत सरकार ने ये गिनाए थे, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा ये गिनाए गए हैं। सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। अनुशासनहीनता का कारण क्या है, ऑप्शन में दिया जाए सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक, आर्थिक, या कोई एक आध कोई गलत दे दिया जाए, इस प्रकार से, ठीक है। प्रोफेसर हुमायूं द्वारा बताए गए हैं ये शिक्षाविद के संयदन के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। अब सामान्य कारण में क्या है, अनुशासनहीनता के व्यक्तिगत कारण, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक, ये पांचों जो है अनुशासनहीनता के सामान्य कारण में आते हैं। व्यक्तिगत कारण में कौन कौन है, शारीरिक, मानसिक विकृति, किशोरावस्था के संवेग हैं, बौद्धिक, है ना, बौद्धिक वरिष्ठता एवं निष्कृष्टता, छात्रों की बुरी आदतें। सामाजिक कारण में क्या होते हैं अनुशासनहीनता के, घर का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, सामाजिक बुराइयां, माँ बाप की शिक्षा। इसके अलावा ये जो है ये आपकी फुल फॉर्म है, जो इम्पोर्टेंट आपके इंस्टीट्यूट है, एक NCTE है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी, ठीक है। किसके तहत हुई थी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट, जो 1993 में आया था, लेकिन जो NCT की स्थापना जाके हुई वो 1995 में हुई, ठीक है। इसका जो ध्येय वाक्य है वो है गुरु गुरुत्तमो धाम। फिर AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, यानी यहाँ पे लिख नहीं पाया है। ये इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में, और एक्ट आया था, एक्ट बोल लीजिए, सुधार आया है, एक तो 1987 में आया है, फिर 2016 में आया है। इसका ध्येय वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना हुई है UGC एक्ट 1956 के द्वारा। इसका जो ध्येय वाक्य है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। देन NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। 1961 में इसकी स्थापना हुई है। इसका ध्येय वाक्य है वो है विद्या अमृत मश्नुते। डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपको 1986 में जो आपकी शिक्षा नीति आई थी उसके द्वारा इनको डाइट को जो है रिकमेंडेड किया गया था। SCRT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। फिर है आपका, अब ये और भी एब्रीवेशन है, SIE है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, NPRC नया पंचायत रिसोर्स सेंटर, SSA सर्व शिक्षा अभियान, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, RMSC राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एस्टेब्लिश कब ये जो है स्थापना हुई, ये पूछा जा सकता है। फिर है आपका, देखिए, हमारे देश के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं इनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान।
उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो संदीप सिंह। माध्यमिक उत्तर प्रदेश के अंदर ही माध्यमिक शिक्षा की मंत्री हैं वो श्रीमती गुलाब देवी। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो हैं योगेंद्र उपाध्याय। तो नाम पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर्मली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आज शिक्षा मंत्रालय जो कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका पहले नाम क्या था? MHRD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फ्रॉम 1985 टू 2020। ठीक है, कब से कब तक? 1985 से लेके 2020 तक ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी। उसके बाद ये किसकी मिनिस्ट्री है? इज ए मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। जो शिक्षा के लिए जो नीति बनाई जाती हैं वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, जो पहले इसका नाम क्या था? MHRD। फिर है, अब देखिए, 1882 में हंटर आयोग आया था। इसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी। और इसको नियुक्त किसने किया था? जो उसके उस टाइम के जो वायसराय थे, लॉर्ड रिपन। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आया था। यह आया था सितंबर 1917 में। इसको सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर आज़ादी के बाद राधा कृष्णन आयोग आया 1948 में। इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहला आयोग था, राधा कृष्णन आयोग। उसके बाद ताराचंद समिति बनी, ये बनी थी माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए। उसके बाद मुदालियर आयोग आया, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। ये 1952 में आई थी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। फिर कुठारी आयोग आया था, ठीक है, दौलत सिंह कुठारी की अध्यक्षता में। तो आपसे नाम पूछा जा सकता है, सन पूछी जा सकती है, और ये किसके लिए आया था ये पूछा जा सकता है। देन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। ये इसके जो अध्यक्ष थे वो कस्तूरी रंगन थे। 24 जुलाई 1986 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो भारत की जो प्रथम स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो आई थी 1986 में। ठीक है, और जो प्रथम शिक्षा आयोग जो आया था वो आया था 1948 में। फिर आपका आता है NCF 2005। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो अभी आपका री एग्जाम उसमें भी आई है। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। संचालन समिति, अगर केवल संचालन समिति के सदस्यों की बात करता है तो उसमें 35 सदस्य थे। उसमें NCERT के 3 सदस्य थे, तो टोटल मिला के इसमें कुल सदस्य 33 थे। केवल संचालन समिति की बात करता है तो 35 थे। फिर है आपका, ये आपके NCF के चैप्टर है, नाम पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। अध्याय है, पहला है पर्सपेक्टिव, फिर है लर्निंग एंड नॉलेज, तीसरा है करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट, फोर्थ चैप्टर आपका स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट से संबंधित है। फिर है आपका सिस्टमेटिक। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो विद्यालय और कक्षा का वातावरण है, ये किस NCF से लिया गया है, या NCF 2005 का कौन सा ये अध्याय है। ठीक है, ये सिद्धांत है, संतुलित विकास का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत, सांस्कृतिक संरक्षण का सिद्धांत, आदर्शवादिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत जो हैं NCF 2005 के सिद्धांत है। ये नाम से आते हैं कि NCF 2005 के सिद्धांत कौन सा है या कौन से हैं। फिर है जो NCF 2005 जो थी वो NCERT की बैठक हुई थी 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 में। और ये 2 दिसंबर 2005 में इस NCF 2005 को प्रकाशित कर दिया गया था। इसमें क्या था? इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की पूरी जो है वो रूपरेखा थी करिकुलम की। फिर है आपकी, उसके बाद आपकी आई है NSFTE 2009। ये कब? ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। कब आई? 2009 में। ये किससे रिलेटेड थी? ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड थी, प्लस राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके 2 नाम है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, दूसरा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। देन अब देखिए, 4 अगस्त 2009 को देश में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संबंधी विधेयक लाया गया था। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो बिल लाया गया था वो 2009 में लाया गया था। इसके अनुसार 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को इन्होंने मौलिक अधिकार बना दिया था। ठीक है, इससे पहले 2002 में जो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो कानून आया था, उसके अनुसार भी यही था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। लेकिन 2009 में द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल को इन्होंने मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, जो 6 से 14 साल के बच्चों की जो शिक्षा को इन्होंने मौलिक अधिकार बना दिया। फिर
ये जो है आपका, देखिए संसद में इस बारे में 2002 में 86वां संशोधन होने के 7 साल बाद ये विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ है। ठीक है, पहली बार ये आपका शिक्षा का अधिकार नियम 86वां संशोधन जो हुआ था वो शिक्षा, उसके द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया। उसी में ये बात थी कि जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और निर्बाध शिक्षा दी जाए। 7 साल बाद इसको पारित दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है, जो किस नाम से जाना जाता है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो 2009 में आया था। फिर आपका आता है, अब देखिए इसके अनुसार क्या है, जो आपका 2009 में जो एक्ट आया था उसमें क्या, पहली से जो 5वीं कक्षा के लिए जो कार्य दिवस रहेंगे वो 200 रहेंगे। ठीक है, और छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस रहेंगे। और जो शिक्षण घंटे जो काउंट किए जाएंगे वो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 800 शिक्षण घंटे। ठीक है, और छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 घंटे। ठीक है, और शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह का कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या, ये तो प्रति वर्ष थे, और प्रति सप्ताह 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं। ठीक है, ये आपके सप्ताह के अनुसार और ये आपके जो है वर्ष के अनुसार। फिर आपका आता है, देखिए जो एनईपी जो आपकी आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो 1968 और 1986 का स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये कस्तूरी रंगन समिति के नाम से जानी जाती है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कस्तूरी रंगन थे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो आपकी जो 34 साल पुरानी जो शिक्षा नीति थी 1986 में जो आई थी, इसको ये बदल रही है, यानी कि इसको प्रतिस्थापित कर रही है। इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा जो नई एनईपी आई है इसमें 3 से 8 साल के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूह में इन्होंने बांट दिया है, कि 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री स्कूल, 6 से 8 साल के बच्चे कक्षा 1 और 2 में इनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रमुख बिंदु इसके क्या है, कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है नई शिक्षा नीति में। उसके बाद इसके जो निर्माण के जून 2017 में इसरो के प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसके अध्यक्ष थे, जो इसके लिए समिति बनी थी, और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत कर दिया था। फिर है आपका, इसी नीति के अनुसार जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको बदल के इन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद आपका देखिए इसमें जो मेंबर थे वो 12 थे। ठीक है, एनईपी 2020 में जो मसौदा जो तैयार कर रही थी समिति कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, उसमें टोटल 12 मेंबर थे। इसके अलावा बहुत सारे कई स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछे, उसमें से जो ये क्वेश्चन था वो ये रिलेटेड था कि जो व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत है, यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, ये कार्य केंद्रित है। ठीक है, इसके अलावा व्यवस्था का मानवीय संबंध सिद्धांत है, इसको हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये आपकी संबंध केंद्रित है। केवल आपसे इतना पूछा जाता है, जो कि पूछा गया है कि व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत किस पर आधारित है, ये कार्य केंद्रित है। व्यवस्था का मानवीय संबंध सिद्धांत, ये संबंध केंद्रित है। तीसरा है आपका आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत, ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये आपकी कार्य और संबंध दोनों केंद्रित है। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवस्था का जो परंपरागत सिद्धांत वो कार्य केंद्रित, मानवीय संबंध सिद्धांत संबंध केंद्रित, और जो आधुनिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो दोनों है कार्य और संबंध केंद्रित। फिर है आपका, इसके बाद आपका जो पेपर 2 है उसमें भी जो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक होंगे उसको मैं लेकर आऊँगी। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए, आपके एग्ज़ाम पास में है। धन्यवाद।